नमस्कार आप सभी का। यूपी पीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है और लगातार सभी कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए उनकी बधाइयाँ उनके घर वालों की तरफ से उनके लिए आ रही हैं। साथ ही साथ आप लोग भी बहुत उत्सुक हैं, बहुत ज़्यादा ये जानने के लिए बेताब हैं कि प्रीलिम्स 2024 और यूपी पीसीएस यूपीएससी की तैयारी हम किस तरीके से करें और टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी रहती है। एक और इंटरव्यू के सेशन में हमारे साथ हमारे सीनियर रत्नेश यादव भैया हमसे जुड़ चुके हैं। अभी सर का सिलेक्शन टैक्स असेसमेंट ऑफिसर रैंक 8 पे हुआ है यूपी पीसीएस में। सर आपका पहले तो बहुत हृदय से स्वागत है, उसके बाद फिर आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत धन्यवाद अभिनव भाई, और आपको बहुत आभार आप आए, और आपके चैनल देखने वाले सभी भाइयों बहनों को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, और हमारा हृदय से प्रणाम है सभी को। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स 2024 की स्ट्रैटेजी को हम किस तरीके से अपनाएं, मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, एनसीईआरटी हम किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि अभी इनका पहला इंटरव्यू पहला मेंस था तो सर ने बहुत कम उम्र में इतनी जल्दी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। और जिन बच्चों को अपने शुरुआत करनी है तैयारी की, वो किस तरीके से अपनी तैयारी की शुरुआत करें। तो सबसे पहला सवाल कि सिलेक्शन पाने के बाद किस तरीके से आपको फील हो रहा है सर? अच्छा है, मतलब बड़ी सफलता है, लेकिन चूँकि सम विषम सभी परिस्थितियों में हमको सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो, तो थोड़ी स्थित प्रज्ञता रखनी चाहिए। तो हम लोग ये सीखते भी हैं, तो ठीक है, बड़ी उपलब्धि है, हृदय से खुशी है, और सभी लोग धन्यवाद और बधाई दे रहे हैं, उसके लिए सबका धन्यवाद है। लेकिन हम वैसे ही हैं जैसे 4 दिन पहले थे, और अभी भी वैसे हैं, और भविष्य में भी वैसे ही रहेंगे, कोनो उसमें बदलाव होने वाला नहीं है। सर आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? एजुकेशन का बैकग्राउंड तो शुरुआती शिक्षा से लेके प्राइमरी विद्यालय से पढ़ाई हुई है, सरकारी विद्यालय से, फिर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई हुई है यूपी बोर्ड से, और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ, केंद्रीय विश्वविद्यालय से। अरे हमारे सीनियर हैं विश्वविद्यालय के, अब तो सोने पे सुहागा का काम हो रहा है कि हमारे विश्वविद्यालय के सीनियर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आज हमको आप इनको देखेंगे, आप इनको सुनेंगे। पहले तो एक बार ताबड़तोड़ कमेंट करके बधाइयाँ दीजिए। सर आपका यूनिवर्सिटी से क्या हुआ है? अब तो हमारा आपका तो सीनियर जूनियर का नाता हो गया है। अरे अभिनव भाई, यूनिवर्सिटी से हम लोग का बीए हुआ है आर्ट फैकल्टी में। 2019 में हमारा बीए कंप्लीट हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यानी कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो सर आप वोट देने आए थे कि नहीं आए थे, सच बताइएगा। अरे हम छात्र संघ के सभी चुनाव में वोट देने आए थे भाई, और हम आप ही को वोट भी दिए थे। अरे तो, और हम चुनाव भी जीत गए थे इसी पोस्ट में। जान रहे हैं, कला संकाय, और उसमें आप थे, तो बड़ा अच्छा रहा। बीए के बाद आपने क्या किया भैया? तो बीए के बाद फिर खुद की तैयारी चलती रही, और मैं पढ़ाने में मेरी रुचि बहुत रही है, क्योंकि तो बीए के बाद फिर मैं पढ़ाने में चला गया। तो कहाँ, मतलब वो कहाँ पढ़ाते थे? कई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, भारत की सबसे प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा था, एसएससी बैंक वालों को, तो मैं उसमें पढ़ाता था। फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी 2021 से स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज वालों को पढ़ाने लगा, और वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय में सिविल सर्विसेज वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है उसके अंतर्गत। सर जैसे कि अब यहीं से आपका सवाल जवाब का सेशन शुरू होता है कि बीए के दौरान आपका मन बनाया था आपने कि, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे आते हैं वो यूपीएससी और यूपीपीएससी सपना लेकर आते हैं, तो क्या पहले से टारगेट था कि शुरुआत में बहुत ढिलाई हुई, डी कुमार बहुत चलती है मार्केट में, तो इस सब का भी ट्रेंड बहुत चलता है, तो शुरुआत से आपने अपने आप को कैसे बूस्टअप किया? चूँकि हमेशा बचपन से थोड़ा सा ऐसा था कि अधिकारियों के बारे में पता था। जब मेरे पिताजी पुलिस विभाग में, उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे तैनात, तो उनके साथ मेरा बड़ा आत्मिक लगाव है, उनसे बड़ी हमारी बातें होती रहती थी, तो उनका हमेशा से सुझाव था कि इस वर्ग की तैयारी करूँ, अधिकारी वर्ग की। तो था शुरू से ही कि ऐसा था कि तैयारी करनी है, और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ, और पढ़ाई लिखाई तो चूँकि रहा है कि थोड़ा अनुशासन होकर पढ़ाई भी अनुशासित होकर करते थे, तो डी कुमार्स वाला सहयोग नहीं लेना पड़ा। आपने नहीं लिया था? नहीं, तो 3 साल डी कुमार्स नहीं लेना पड़ा अभिनव भाई।
तो दोस्तों का वो ग्रुप रहा, तो हम लोग अपनी नोट्स खुद बनाते थे और बड़ा डिटेल में पढ़ाई उसमें, और उसका बड़ा फ़ायदा मिला कि वो डी कुमार्स न लेने का बड़ा फ़ायदा मिला। और डी कुमार से यार कोई ले भी रहा है तो हमारा दोस्त है वो डी कुमार ले के भी इस साल फिर से वो भी पीसीएस में हुआ है, तो डी कुमार्स वाले भी होते हैं, कोई डी दिक्कत कुमार नहीं। में जो लैंग्वेज लिखी वो किताब की लैंग्वेज लिखी रहती है, बच्चे किताब पढ़ते नहीं है, डी कुमार पढ़ते हैं तो कितना पढ़ पाएंगे वो। डी कुमार वाले जो भाई हैं वो जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है, तो डी कुमार वाले कमाल करते हैं, तो उसमें चिंता की जरूरत नहीं। हम लोग डी कुमार नहीं पढ़े, लेकिन हाँ ये था कि किसी चीज़ के नोट्स नहीं बन पाएगी तो मन में था कि डी कुमार से यार वहाँ से हो जाए, जिंदाबाद है, क्या दिक्कत है, तो रहा। लेकिन उस पढ़ाई का फिर बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, चूँकि उससे एक तैयारी का तरीका पता चल गया। अब चूँकि ऑप्शनल नहीं है, पहले ऑप्शनल होता था, तो ऑप्शनल का जो सिलेबस था वह पूरा सिलेबस हम लोग के 3 साल के दौरान वहाँ ग्रेजुएशन के किसी एक सब्जेक्ट को डिजाइन ऐसा किया गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो वही कारण है कि आज भी पीसीएस वगैरह के उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय छाया रहता है। अरे इस बार कम से कम 40 से 45 सिलेक्शन यूनिवर्सिटी से ही हुए हैं भैया। तो अच्छा, कई तो ऐसे जान नहीं रहे हैं लोग, जैसे हाँ जान नहीं रहे, तो बहुत अच्छा सिलेक्शन होता है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का तो हमेशा जलवा रहता ही है, और जलवा बरकरार रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। अच्छा, अब सर ये बताइए कि जो भी विद्यार्थी अपने तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं वो किस तरीके से अपनी प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी करें, कहाँ से वो अपने बेसिक की शुरुआत करें। बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, तो वो सब अभी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीएससी की, तो कहाँ से वो अपनी जर्नी की शुरुआत करें। देखिए, तैयारी को शुरू करने का फेज़ कठिन होता है, और जब आप लास्ट राउंड में होते हैं तब बहुत कठिन होता है। दो समय बड़ा, मतलब किसी भी चीज़ में आप सुबह उठ के दौड़ने जाइए तो सुबह उठना, ठंडी में दौड़ने जाना वह बड़ा कठिन रहता है, और जब आप अंतिम राउंड लगा रहे होते तो वह बड़ा कठिन होता है। इन दोनों में आपको हिम्मत नहीं हारना है। तो शुरुआत कठिन होती है, शुरुआत में लगे यार क्या शुरू कर दिए, मज़ा नहीं आ रहा है, बड़ा कठिन है ही है वो, तो इस सबसे हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है। और शुरुआती दौर में आपको जो किताबें हैं, स्टैंडर्ड किताबें हैं, उन किताबों को पढ़िए, एनसीईआरटीज़ को पढ़िए। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, इस पे सवाल है। एनसीईआरटी जैसे देखिए, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं, लेकिन पूरा पढ़ लेंगे तो उसमें मज़ा, जैसे हिस्ट्री में 6th 7th 8th की एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा लगता है, तो पढ़िए, उससे आपको अच्छी जानकारी मिलेंगी। 9th 10th की पढ़िए। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए 11th 12th की एनसीईआरटी ज़रूरी है। 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए अगर आपका बेसिक नहीं ठीक है तो आप 9th 10th की भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो पॉलिटी में ऐसे आपको सब चीज़ें अगर थोड़ा डिटेल में समझना है तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और अगर एनसीईआरटी से उबन हो रही, नहीं पढ़ा जा रहा है, तो उसका भी विकल्प है, स्टैंडर्ड किताबों से पढ़िए, और कुछ ऐसे सोर्सेस रखिए जहाँ से आप समझ सकते हो। तो स्टैंडर्ड किताबें हर सब्जेक्ट की जो आती है वहाँ से भी पढ़ा जा सकता है। अच्छा, जैसे एनसीईआरटी पढ़ते टाइम क्या बच्चे नोट्स बनाएं? सर कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ डालते हैं, फिर रिवीजन करते तो पता नहीं चलता पहली बार क्या पढ़ा हमने, फिर हाईलाइट करने जाते तो पूरा पेज हाईलाइट कर देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पूरा पेज ना हाईलाइट करें, पहली बार तो पढ़ लें, दूसरी बार थोड़ा पेंसिल से कर लें, तीसरी बार हाईलाइट करेंगे, चौथी बार किनारे वहीं बगल में लिख लें एनसीईआरटी की, जो तो बगल में लिखे रहेंगे तो जो जो पॉइंट लिखे रहेंगे केवल उसी पे नज़र जाएगी। तो ऐसे पढ़ सकते हैं। और बहुत पहले बार ही नहीं पढ़ना है, नहीं तो पहली बार तो सब इम्पॉर्टेंट लगता है, और क्या एक्चुअल में पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यह सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिसाइड होगा। अच्छा, बच्चे सिलेबस को एकदम रट डालें, ये बहुत ज़रूरी है। रट ने डालें, लेकिन अगर बहुत याद नहीं होता, कंठस्थ नहीं होता है, जैसे हनुमान चालीसा हम लोग को कंठस्थ है लेकिन सिलेबस नहीं कंठस्थ हो पाता है, तो नहीं कंठस्थ है तो कम से कम हमेशा सामने रखें, टेबल पे रखें, और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। अगर और रट डालना है तो बड़ी अच्छी बात है, तो याद रहे, मतलब सिलेबस के अनुसार ही चलना है, क्योंकि आयोग कह रहा है भाई है यही पढ़ो, और चीज़ में मत जाओ, हम यह करें यहाँ पढ़ो, ये इस मानक पे, जैसे एक मानक है अधिकारी बनाने का आयोग का, कि उस जैसे आप 0 से 6 तक बोलेगा तो आप 7 भी हैं तभी उसको ज़रूरत नहीं है आपकी, और आप -1 है तभी ज़रूरत नहीं है, तो उसको 0 से 6 ही चाहिए, इसी कैटेगरी में आना। तो मानक जो दे रहा है उसी मानक के अनुसार तैयारी करनी है। अभी प्रीलिम्स 2024 17 मार्च को है। हाँ। प्रीलिम्स में लगभग 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। हाँ। और इस आखिरी दौर में जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को किस तरीके से अपना गियर चेंज करें, क्या सॉल्व करें, क्या पढ़ें कि उनके मैक्सिमम सवाल कवर हो जाए।
सबसे पहले तो अगर आपने बांटा नहीं है प्रीलिम्स तक के टाइम तो बांटिए कि मतलब 45 किस दिन सब्जेक्ट का को strategy कैसे बताइए। 45 दिन को बांटिए, कैसे कैसे 45 दिन करेंगे। और वो भी 45 दिन में 17 मार्च को है, तो मैं कहूँगा 5 मार्च के बाद आप पढ़ना बंद कर दें और 5 मार्च के बाद रिवीजन शुरू कर दें। मतलब 5 मार्च मतलब 10 से 12 दिन तक आप 12 रिवीजन। दिन एकदम तगड़ा रिवीजन हर चीज़ का। कैसे, किस तरीके से? हर सब्जेक्ट को जो आप पढ़े हैं, एक सब्जेक्ट को एक दिन दीजिए। मैं थोड़ा स्लो पढ़ता हूँ तो मैं स्लो रिवीजन भी करता हूँ। जैसे मैं एक सब्जेक्ट एक दिन में कवर करता था, रिवीजन भी एक दिन में करता था। कुछ लोग बहुत फास्ट करते हैं तो एक दिन में वो 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट रिवाइज कर लेते हैं। मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट रखता था तो मैं 10-12 दिन लगाता था कि अच्छा ज्योग्राफी मैं 2 दिन में रिवाइज करता था, एक दिन इंडियन ज्योग्राफी, एक दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो उस हिसाब से रखें। अगर आप फास्ट रिवीजन करते हैं तो 5-7 दिन रखें, अगर आप स्लो रिवीजन करते हैं तो 10-11 अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप कर पाते हैं। लेकिन वो लास्ट टाइम रिवीजन का रखें, क्योंकि आपको लग रहा होगा अभी जो तैयारी नहीं शुरू की कि आप 30 मार खान हैं, आप जो पढ़े हैं वो कभी आपको भूलेगा ही नहीं। लेकिन मेरे भाई अभी आप इस दौड़ में जब आएंगे और जब आप गिर के अपना मुंह फोड़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई गड़बड़ा गया है मामला। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, भूल जाएंगे, नहीं रिवीजन करेंगे तो भूल जाएंगे, बहुत स्वाभाविक है, मानवीय प्रक्रिया है भूलना। तो इसलिए लास्ट टाइम पे रिवीजन ज़रूर कर लें और हर सब्जेक्ट को रखें उस समय। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब हर एक सब्जेक्ट वो 8-10 दिन के बीच में आपका एक बार पुनः ब्रशअप होना चाहिए पूरा का पूरा। अच्छा ये बताइए कि घटना चक्र सॉल्व करना चाहिए, आपने किया था कि नहीं? आपने प्रीलिम्स के लिए क्या किया था, ये फंडा बताइए। प्रीलिम्स के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड किताबों से हम लोगों ने पढ़ के कोशिश किया था कि ज़्यादातर का नोट्स बना लें, और जिसमें नोट्स नहीं बन पाया था उसको किताबों में ही हाईलाइट और उसी माध्यम से करना होता था। और प्रीवियस ईयर सवाल बहुत ज़रूरी है। कहाँ से आप मैं तो पेपर वाइज भी करता था और या क्वेश्चन वाइज भी। जैसे घटना चक्र पूर्वालोकन क्वेश्चन वाइज है, अच्छा। वो चैप्टर वाइज करके हाँ, हाँ, है, हाँ, चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। मैं पेपर वाइज भी देखता रहता था कि पूरे पेपर में क्या है हिस्ट्री का, पूरे पेपर में कितने क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे हैं, क्या क्या पूछा है, क्या पूछना चाह रहा है, उसको एनालिसिस करने का प्रयास करता था। क्योंकि मैं टीचर भी था तो वहाँ बच्चों को भी बताना रहता था कि इस सेगमेंट से ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है। तो वहाँ से, और प्रीवियस ईयर पेपर जो घटना चक्र वाला है, घटना चक्र पूर्वालोकन जिसे बोलते हैं, उसके भी कुछ कुछ चीज़ें जैसे साइंस उसका हो गया या इन्वायरमेंट हो गया, वो बहुत अच्छा है। घटना चक्र का ये दोनों हाँ, अच्छे ये हैं। दोनों बहुत अच्छा है। बाकी भी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वो आपके पास समय कितना उस हिसाब से है। तो आपके पास समय कितना है, आपका कितना सही जा रहा है। जैसे हिस्ट्री आपकी सब सही हो जा रही है आपके सोर्स से ही, तो बहुत ज़रूरी नहीं कि उसको आप पूर्वालोकन से रटिए। लेकिन अगर आपका साइंस पूरा नहीं सही हो रहा है तो घटना चक्र पूर्वालोकन पे जाइए, पढ़िए। और इन्वायरमेंट के लिए घटना चक्र पूर्वालोकन बहुत अच्छा सोर्स। अच्छा मतलब कितनी बार आपने सॉल्व किया है घटना चक्र, कुछ इसका आइडिया हुआ? अब सही है। ईमानदारी से बताएं तो पूरा गो थ्रू होने का जहाँ तक मसला है, मैं चैप्टर में जो चैप्टर हमारे ऐसे लगते थे कि जिन चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है, मैं उसको भी, मतलब मैं अपनी तैयारी में स्ट्रेटजी बड़ा फॉलो करता था। तो जैसे इन्वायरमेंट में हम सब चैप्टर नहीं रिवाइज करते घटना चक्र से। जिस चैप्टर को लगता था कि इस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं पेपर वाइज में, मैं देखता था, तो अब उस चैप्टर को ही केवल मैं घटना चक्र से क्वेश्चन उसे सॉल्व करता था। तो उसी चैप्टर को तो इन्वायरमेंट में किया हूँ और साइंस में किया हूँ, बाकी सब्जेक्ट में कोई पूर्वालोकन नहीं किया हूँ। तो यह ईमानदारी की बात है। देखिए, क्योंकि पूर्वावलोकन के बिना भी आपका निकल सकता है प्रीलिम्स, बस जरूरी ये है कि आप स्टैंडर्ड बुक को अच्छे तरीके से फॉलो करें। हाँ, यह कि हमारे सोर्सेज पे हमें बड़ा भरोसा था, और चूंकि हमें बचपन से हम बड़ा खुद पे भरोसा हमारा बड़ा अच्छा रहा है, आत्मविश्वास ईश्वर की कृपा से ऐसी प्रेरणा मिली है कि आत्मविश्वास बड़ा अच्छा रहा है। तो उसकी वजह से कभी खुद पे विश्वास डगमगाया नहीं। तो हमें अपना जो सोर्स हम डिसाइड किए थे वो बड़ा एनालाइज करके डिसाइड किए थे, और उस सोर्स को पढ़ने के बाद मुझे पूर्वालोकन पे बहुत ज़्यादा वो करना नहीं पड़ा मेहनत। तो यह बड़ी अच्छी बात रही। तो पूर्वालोकन की बहुत विशेष जरूरत है, इन्वायरमेंट वाले में देखा था। अच्छा सर, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग, जैसे बच्चे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें? हिंदी माध्यम में बहुत सारी अवेलेबिलिटी नहीं रहती, कहते हैं कि आपको द हिंदू इंडिया एक्सप्रेस पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मामला डिसमिस हो जाएगा आपका। आपको 12-12 घंटे 18-18 घंटे पढ़ना चाहिए, पूरा एडिटोरियल आप रट डालिए। न्यूज़पेपर का बताइए सर। फर्जी बात है, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। न्यूज़पेपर की जहाँ तक बात, न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अब वो आपकी जो लैंग्वेज है, अब जरूरी नहीं कि द हिंदू, अब हिंदी माध्यम का आया खाटी आदमी वो द हिंदू कहाँ पढ़ लेगा। अब 3 घंटा बैठा है द हिंदू में, हाँ आपको पहले अभी आप अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके पास समय है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आदत अपना डेवलप कर लीजिए।
लेकिन अब पता चले कि आप हिंदी माध्यम के हैं और 3 घंटा हिंदू को दे रहे हैं, क्या मतलब है? हिंदी माध्यम का न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से व्यक्तित्व का विकास होता है और वो बड़ा ज़रूरी है। और वो मैं आपके जितने लोग देख रहे हैं, यूपीएससी पीपीसीएस करो चाहे न करो, लेकिन भाई न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, जो भी लैंग्वेज में पढ़ पाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली पढ़ो। और न्यूज़पेपर से अपनी एक थिंकिंग बनाओ कि न्यूज़पेपर्स में जो चीज़ें दे रही हैं, एडिटोरियल रटना नहीं है, याद नहीं करना है। और 12-18 घंटे तो पॉसिबल ही नहीं है पढ़ना। यह पूरी तैयारी डेली 6-7 घंटे एग्ज़ाम की तैयारी करके ही निकाल पाओगे। और चूँकि होगा क्या, मैं आपसे कह दूँ 12 घंटा, और हमें पता है आप 12 घंटा पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो संभव नहीं है एक इंसान के लिए। और अब 12 घंटा पढ़ेंगे तब तो कतई नहीं निकलेगा। तो 12 घंटा पढ़ के नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसान नहीं, मशीन नहीं चाहिए आयोग को, इंसान चाहिए जो हर परिस्थिति में काम कर सके। आपको थिंकिंग रखनी है 24 घंटा ओपन, लेकिन आपको पढ़ना 6-7 घंटा ही हो पाता है। तो आप हैवी प्रेशर में ना आए, इसके लिए 6-7 घंटा पढ़ते रहें। 6-7 घंटा हो जाए तो, अगर उससे ज़्यादा हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्टैंडर्ड बुक में आपने क्या क्या फॉलो किया था अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, बताइए सर स्टैंडर्ड बुक का। स्टैंडर्ड किताबों में जैसे हिस्ट्री में तो चूँकि मैं पढ़ाता रहा हूँ, तो इसलिए उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में तो 2-3 सोर्सेस मैं देखता रहता था। तो एक राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम आती है, बिपिन चंद्रा जी की आती है, और एंशिएंट और मिडल में ज्ञानचंद की आती है, और यूपीपीसीएस के लिए फैक्ट, और सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी, और आपकी राम शरण शर्मा जी की एनसीईआरटी। और इसके अलावा सोर्सेस थोड़ा लिमिटेड, अगर बच्चों को अगर बहुत लिमिटेड में अगर मैं बताऊं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लें, थोड़ी सी मोटी है, छोटी मोटी वाली किताब जो आती है, राजीव अहिर जी लिखे हैं उसको। और नहीं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अब चूँकि फुर्सत मिली है, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम पेजेस में बहुत अच्छी चीज़ कुछ आप लोग के बीच प्रोवाइड कर दिया जाए। तो उसका काम करेंगे, क्योंकि उसी के लिए कबीर सिविल सर्विसेज के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। हमेशा 24 घंटा आप वहाँ से हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो कबीर सिविल सर्विसेज के नाम से, और कबीर, चूँकि मैं सतकबीर नगर का रहने वाला हूँ, तो कबीर दास जी हम लोग के प्रेरक भी रहे हैं, तो उनसे जीवन में बड़ा कुछ सीखने को मिला है। तो कबीर सिविल सर्विसेज और कबीर पुस्तकालय वगैरह के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि सब चीज़ों का थोड़ा लिमिटेड सोर्स के माध्यम से यूपीपीसीएस के लिए ख़ास तौर से एक सोर्स बनाया जाए अच्छा। तो वो कोशिश करेंगे कि करने का। जहाँ तक अभी की बात है, तो अभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं। एंशिएंट और मिडिवल के लिए ज्ञानचंद यादव की आती है ज्ञान इतिहास। इसके अलावा आप इन्वायरमेंट के लिए घटनाचक्र की पूर्वालोकन फॉलो कर सकते हैं। साइंस के लिए आप लूसेंट के साथ घटनाचक्र की पूर्वालोकन फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए किसी कोचिंग की नोट्स अगर आपके पास हो तो उसको फॉलो कर लीजिए, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए। और जो बच्चा पॉलिटी के लिए तो सबको एक ही पढ़ना है, तो लक्ष्मीकांत पढ़ना है। उसी से लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी थी? हम लोग का ये रहा कि लक्ष्मीकांत एक आध बार पढ़ा, उसके बाद उसको जीस्ट बना लिया, उसका नोट्स बना लिया, 60 नोट्स। कैसे बनाया भैया? अब लक्ष्मीकांत चूंकि इतने पेज में है, तो हमको ये पता था कि इसको रेशनल नहीं हो पाएगा बार बार एग्जाम में पलटना, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो यूपीपीसीएस के लिए ज़रूरी है, उसको एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका हम लोगों ने 114 पेज में 115 पेज में नोट्स बना लिया। नोट्स बच्चों को आप देंगे? अब वो नोट्स जो है हम लोग की खुद की लैंग्वेज में है, अगर समझ पाएंगे तो हम दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसको बहुत शार्ट में कर लिया। अब उसका फ़ायदा क्या रहता था, अब एग्ज़ाम 14 मई को है, 14 मई को मैं लक्ष्मीकांत तो पूरा रिवाइज करता था सुबह 2 घंटे में। लक्ष्मीकांत 2 घंटे में? 2 घंटे में 114 पेज फटाफट आर्टिकल देख लिए, सब संविधान संशोधन देख लिए, पूरा प्रोसेस पूरा रिवाइज जो यूपीपीसीएस के। और पता चले एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहा है, 20 में से 18 सही हो रहा है, 19 सही हो रहा है, 20 का 20 सही हो जा रहा है। तो यही काम किया करते थे। 2 घंटे में लक्ष्मीकांत रिवाइज बहुत आराम से पीसीएस के लिए किया जा सकता है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। करंट भैया कहाँ से पढ़ें? हाँ, करंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। 30 क्वेश्चन करंट से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और 30-32 क्वेश्चन आता है। तो करंट के लिए हम लोग बहुत एनालाइज किए कि क्या पढ़ा जाए। तो एक तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, वह बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा जो मुझे मैगजीन में ईयरली मैगजीन पढ़ता था, तो ईयरली मैगजीन जो मुझे अच्छी लगी वो घटनासार की या ई दृष्टि नवत्रेक आती है। तो इन दोनों में से कोई एक मैगजीन पढ़ सकते हैं आप करंट अफेयर्स के लिए। घटनासार या ई दृष्टि नवद, दोनों में से दृष्टि नवद। अच्छा, मतलब कितने दिन का जो है, जैसे करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, 30 सवाल करंट के आते हैं, तो कितने दिन के करंट को पढ़ा जाए? वह बहुत स्ट्रेटजिक क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस जो एनालाइज करेगा उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि 6 महीना का करंट तो रामबाण है,
वो 6 महीना बहुत स्पेसिफिक 6 महीना एकदम 6 महीने, जैसे एकदम 6 17 मार्च महीना। में है तो फरवरी तक का जो पूरा current हाँ, वो स्पेसिफिक डेट वाइज मैं बता दूंगा कब से कब तक का। अभी थोड़ा अभी मैं उसको एनालाइज नहीं किया क्योंकि अभी तुरंत रिजल्ट आया, उसके पहले पढ़ाई मन नहीं लग रहा था, तो उसको मैं सितंबर आप लोग से को लगभग फरवरी तक, हाँ 6 तो हाँ वही 6 महीने। और उसमें फिर एक अगर आपके पास समय हो तो 1 आध महीने और बढ़ जाए ये पीछे वाले में, तो 7 महीना हो जाए, 8 महीना हो जाए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं। अगर न्यूज़पेपर आप पढ़े हैं, जैसे कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो बड़ी घटनाएं और आप भूलेंगे नहीं, न्यूज़पेपर पढ़े रहेंगे, तो वहाँ से आपका मामला हो जाएगा सेट। ये सारी चीज़ें हैं। सर, आपने इतनी अच्छी जर्नी तय की, बहुत कम उम्र में आपने सिलेक्शन पा लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप हमारे 1 ही साल स्टेप सीनियर हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ अब आप पढ़ाते भी हैं। आपने जीवन में बहुत संघर्ष भी किया होगा, क्योंकि संघर्ष से ही सफलता की दास्तां लिखी जाती हैं। तो इलाहाबाद प्रयागराज के छात्रों के लिए क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? और जो बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे? यही है कि खाली हाथ नहीं लौटना है इलाहाबाद की धरती से। खाली हाथ लौट के जाओगे तो जीवन में बड़ा मलाल लेके जियोगे, तो इसलिए खाली हाथ नहीं लौटो। और पूरा विश्वास है कि इस धरती से कोई खाली हाथ लौट के नहीं जाएगा, पूरा विश्वास है हमें। और तैयारी करें, अप्स एंड डाउन्स लगा रहेगा, सफलता और असफलता दोनों चखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चखना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो असफलता भी देखना पड़ेगा, तो अप्स एंड डाउन से सीखो क्या गलती, हाँ अपनी गलती को एनालाइज ज़रूर करो। जैसे अभी 2022 वाले प्रीलिम्स की बात करूँ तो 93 क्वेश्चन हमारा सही था काट पीट के, तो 93 पे चूँकि हमको रिजल्ट मिला 84 क्वेश्चन पे खाली नंबर मिला। यूपी पीछे से करता रहता है, क्वेश्चन घटाता बढ़ाता रहता है। 84 क्वेश्चन पे नंबर मिला तो हमारा 2 नंबर से प्रीलिम्स रुक गया। अब जब 2 नंबर से प्रीलिम्स रुक गया तो हमने उसको एनालाइज किया पेपर को सेगमेंट वाइज, कि हमसे एक्चुअल में जो क्वेश्चन गलत हुए थे उस 93 ज़्यादा क्यों नहीं हुए सही। तो उस पर मैंने काम किया कि अरे यार तुम काटो, तुम 10 ठो काटो, इस बार दाब के नंबर कर दिए तो काटो, 10 ठो काटो, 15 काटो, तब वो हम रहेंगे तो क्वालिफाई होगा। तो इसलिए अपनी चीज़ों को एनालाइज करें, गलतियों को एनालाइज करें, उससे सीखें और स्ट्रेटजी सही रखें। क्योंकि देखिए स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है सही रखना। जीवन में आपकी अगर दिशा नहीं सही रहेगी तो आपके परिश्रम भर से रिजल्ट नहीं आएगा। आप 12-14 घंटा कुर्सी तोड़ दीजिए, 18 घंटा पढ़ लीजिए, नहीं हो पाएगा। स्ट्रेटजी सही नहीं रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। हम लोग का पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू, और पहली बार में सफलता मिल गई, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम लोग की स्ट्रेटजी ठीक थी। तो उस पर अब तो ठप्पा लग गया कि स्ट्रेटजी ठीक थी, तो इसलिए वो ज़रूरी है कि स्ट्रेटजी ठीक रहे। उसके लिए अपने लोगों से, जो भी आपके सीनियर हैं, उनसे गाइडेंस लेते रहें। और मैं तो गाइडेंस हमेशा, इसीलिए कबीर सिविल सर्विसेज के माध्यम से हम जुड़े हैं बच्चों से, कि वहाँ आपको 24 घंटा जो सहायता रहेगी वह यूट्यूब पे आप मैं दे दूंगा लिंक, आप उसको डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से बच्चों को सहायता हम हमेशा करते रहेंगे। हमारा नंबर भी हम सार्वजनिक कर देंगे। 24 घंटा दिक्कत रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले तो हक से फ़ोन कर सकते हैं, बता देंगे। बस इमरजेंसी न रहे तो रात को 2 बजे न फ़ोन करें, इमरजेंसी रहे 2 बजे फ़ोन करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए ही हैं। तो वहाँ से हम हमेशा सहायता करने का प्रयास करते रहेंगे। तो लगे रहेंगे तो जीतेंगे ज़रूर, ये पक्की बात है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिरी कुछ एक आध पंक्तियाँ सर मोटिवेशन के लिए, अगर आप कुछ बोलना चाहें, कोई पंक्ति, संघर्ष की दास्तां। बस वही है कि परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्ति, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो जीवन ऐसे ही चलता है भाई। और ये पता है कि शाम को अंधेरा हो रहा है तो जीवन में अंधेरा तो रहेगा ही, उसका भी महत्व है। लेकिन ये भरोसा रखिए कि सुबह सूर्योदय बहुत होगा, सूर्योदय ज़रूर होगा। और हो सके सूर्योदय हो, ठंडी का मौसम रहेगा, धुंध रहेगा, लेकिन धुंध के बाद कभी तो सूरज निकलेगा, और जब सूरज निकलेगा तो आपके जीवन में उजाला ले आएगा। तो यह सबके जीवन में रहता है। तो हार नहीं मानना है, लगे रहना है, और एक दिन ऐसा होगा कि आप पत्थर तोड़ देंगे, पहाड़ तोड़ देंगे, और नालायक से ना हट जाएगा, लायक हो जाएंगे। लिस्ट में नाम आएगा और उसी एक पल में आप नालायक से ना हट जाएगा और लायक हो जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें याद कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आपके देखने वाले सभी दर्शकों को पहले तो आपका धन्यवाद, और आपके देखने वाले सभी दर्शकों का धन्यवाद, आभार और हृदय से प्रणाम है।
और हमेशा जुड़े रहें, साथ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कैंडिडेट्स आप लोग रिव्यू दीजिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हमारे सीनियर हैं, प्रयागराज में रह के इन्होंने पढ़ाई की है और अब इस समय टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी बताई। जो भी डाउट्स हो अपने कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, सर से फिर एक आध इंटरव्यू हम डाउट्स के ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सबका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद, सबका बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। थैंक यू।